गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी इतिहास की क्लासेस चल रही थी ऑनलाइन, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राजस्थान में किसान आंदोलन। जब भी हम किसान आंदोलन की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आंदोलन आता है वो आता है बिजोलिया किसान आंदोलन। तो आज सबसे पहले हम बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी भूमिका की तरफ चलना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसकी भूमिका को देखते हैं, जिसमें हम समझेंगे कि ये इस बिजोलिया जो है इसकी लोकेशन क्या है। दूसरा हम ये समझेंगे कि किसानों ने आंदोलन किए क्यों, आखिर बिजोलिया में किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ है तो इसका रीज़न क्या है। देखिए, सबसे पहले हम इसकी लोकेशन को चेक करते हैं। बिजोलिया की अगर हम बात करें तो बिजोलिया किसान जो था आंदोलन था मुख्य रूप से यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये जो क्षेत्र है ये पड़ता है मेवाड़ रियासत में। बताइए कौन सी रियासत में पड़ता है? मेवाड़ रियासत में। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि वैसे हम पिछली क्लासों में काफ़ी बार पढ़ भी चुके हैं कि एकीकरण से पहले हमारे राजस्थान में रियासतें होती थी, बहुत सारी रियासतें थी। मुख्य रूप से कुल बात करें राजस्थान में तो 19 रियासतें होती थी और प्रत्येक रियासतों में राजा शासन करते थे। जब कोई रियासत का साइज बड़ा हो जाता था, जैसे मान लीजिए कोई रियासत है या मान लीजिए मेवाड़ रियासत है, इसमें यहाँ पर एक राजा शासन कर रहा है। अब इस रियासत का क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो गया, तो अगर रियासत का क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो जाता है तो राजा पूरी रियासत में से जो रेवेन्यू है, जो टैक्स है, उसको कलेक्ट नहीं कर पाता है, उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वो क्या करता है, अपने दूरस्थ क्षेत्रों में ठिकानों को नियुक्त कर देता है। जैसे ये पूरी मेवाड़ रियासत में यहाँ पर ये ठिकाना नियुक्त कर दिया, इधर भी ठिकाना नियुक्त कर दिया, इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया। और आसपास का जो क्षेत्र था वो सीधा राजा को क्या दे देता था? टैक्स दे देता था। जबकि दूर वाले जो क्षेत्र थे उसमें से टैक्स को इकट्ठा करने के काम कौन कर रहे थे? ठिकानेदार कर रहे थे। इन सभी ठिकानों में जो नियुक्त कर रखे थे वो कर रखे थे ठिकानेदार। ठिकानेदार नियुक्त कर रखे थे। ये ठिकानेदार क्या करते थे? आपस में जो अपना आसपास का एरिया रहता था यहाँ से टैक्स इकट्ठा करते थे, कर को इकट्ठा करते थे और फिर राजा के पास पहुँचा देते थे। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें बिजोलिया की, तो ये पूरी जो रियासत है जिसे हम कह रहे हैं मेवाड़ रियासत, इस मेवाड़ रियासत में यहाँ पर एक ठिकाना था जिसका नाम था बिजोलिया। अर्थात बिजोलिया तो क्या था? एक ठिकाना था। बिजोलिया के रूप में बात करूं तो बिजोलिया एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। एक मिनट, ये एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। क्लियर? अब हमें दो बात ये भी पता होना चाहिए। बिजोलिया का पता चला गया, लोकेशन क्या है इसकी। बिजोलिया पड़ता कहाँ है बताइए? बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा में। ठीक है। वैसे अगर इसकी थोड़ी सी नॉर्मल बात करें हम, तो बिजोलिया जो ठिकाना है इसके संस्थापक माना जाता है अशोक परमार को। अशोक परमार को, है ना। अशोक परमार था मुख्य रूप से जगनेर का। जगनेर पड़ता है यूपी में, है ना। जैसे कि आपने खानवा का युद्ध पढ़ा होगा, 1527 में हुआ था। इस खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने महाराणा सांगा का साथ दिया था और महाराणा सांगा ने, एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, महाराणा सांगा ने जो ऊपर माल की जागीर है, ऊपर माल की जागीर है, वो अशोक परमार को दी थी, है ना। ऊपर माल से तात्पर्य ऊपर माल वैसे मैंने बता रखा है आपको, भैंसरोडगढ़ से लेकर बताइए कहाँ तक? बिजोलिया तक। बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ तक।
ठीक है। यहाँ तक का जो एरिया है वो ऊपर माल कहलाता था। वैसे हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था ऊपर माल का पठार, अगर आपको ध्यान हो तो। बिजोलिया से लेकर भैंसोड़गढ़ तक का एरिया, बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा में और भैंसोड़गढ़ पड़ता है चित्तौड़ में, ठीक है। तो बिजोलिया की जो जागीर है मुख्य रूप से बताइए किसके पास थी? अशोक परमार के पास, अर्थात इसका जो संस्थापक था वो कौन था? अशोक परमार था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलनों की। किसान आंदोलन के समय ये जो बिजोलिया था ये मेवाड़ रियासत में आता था, और मेवाड़ रियासत में मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो महाराणा थे मेवाड़ रियासत के, जो राजा थे वो कौन थे? फतेह सिंह थे। एक तो हमें ये नाम पता होना चाहिए कि मेवाड़ में उस समय राजा कौन थे? फतेह सिंह। इस फतेह सिंह ने अपनी रियासत में एक ठिकाना था जिसका नाम था बिजोलिया ठिकाना। इस बिजोलिया ठिकाने में टैक्स को इकट्ठा करने के लिए एक ठिकानेदार नियुक्त कर रखा था। उस ठिकानेदार का नाम था, मैं यहाँ ठिकानेदार का नाम भी लिख देता हूँ, ये भी हमें पता होना चाहिए। उस ठिकानेदार का नाम था कृष्ण सिंह। बताइए क्या नाम था? कृष्ण सिंह था। क्लियर ये बात? बिजोलिया किसान आंदोलन हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पता होना कि बिजोलिया कहाँ पड़ता था? बिजोलिया पड़ता था मेवाड़ रियासत में। उस समय यहाँ के राजा कौन थे? फतेह सिंह। और यहाँ के ठिकानेदार कौन थे? कृष्ण सिंह। बिजोलिया एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था जो कि कहाँ पड़ता था? भीलवाड़ा में पड़ता था। क्लियर? अब हम थोड़ी सी और बात करते हैं बिजोलिया की। अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ये जो किसान आंदोलन था ये चला था 1897 से लेकर 1941 तक, अर्थात कितने सालों तक? 44 वर्षों तक चला था। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से प्रारंभ होकर 1941 तक चला था, अर्थात 44 वर्षों तक चला था। तो इसमें दो बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। एक तो आपको ये ध्यान रखनी है कि बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का एकमात्र ऐसा आंदोलन था जो अहिंसक आंदोलन था, यानी कि भारत का प्रथम अहिंसक आंदोलन, यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं हुई। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात कि ये 44 साल तक चला था, इसलिए एक बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान में सर्वाधिक समय तक चलने वाला आंदोलन मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। राजस्थान में सर्वाधिक समय तक चलने वाला किसान आंदोलन, बताइए कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन था। अगर आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम अहिंसक आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। राजस्थान में सर्वाधिक समय तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक चला था। ठीक है। बिजोलिया के बारे में और सामान्य से रूप से हम बात करें तो यहाँ पर जो आंदोलन किया था मुख्य रूप से वो धाकड़ जाति के लोगों ने किया था। यहाँ पर जो किसान थे वहाँ पर मुख्य रूप से कौन सी जाति के थे? धाकड़ जाति के किसानों ने आंदोलन किया था। ये जाति पूछी जा सकती है भैया आपसे, कौन सी जाति? धाकड़ जाति आंदोलन किया। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। अब दूसरी बात ये थी कि भाई ये आंदोलन किया क्यों किसानों ने? तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो कृष्ण सिंह थे ठिकानेदार, इन्होंने टैक्स में काफ़ी वृद्धि कर दी थी। वैसे तो एक्चुअल में यहाँ पर जो टैक्स लिए जाते थे मुख्य रूप से जो कर लिए जाते थे वो कर थे मुख्य रूप से 84 प्रकार के कर।
84 प्रकार के कर लिए जाते थे, मतलब हर बात के लिए टैक्स देना पड़ता था यहाँ पर। और मुख्य रूप से आपने यहाँ नाम सुना होगा एक बेगार प्रथा का। बेगार का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपको सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक काम करना है और उसके मान लीजिए आपको 500 रुपये मिलेंगे, है ना। तो ये क्या करते थे, इसी 500 रुपये में 8 बजे से लेकर 2 बजे तक काम करवा लेते थे। तो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो 2 घंटे का काम है ना, ये बिना मतलब दे दिया इन्होंने, बिना मतलब करवा लिया, बेकार में करवा लिया, इतना काम बिना पैसे के करवा लिया। अर्थात बेकार प्रथा क्या थी, बिना पैसे के काम करवा लेना। इससे भी परेशान थे लोग। और कितने प्रकार के टैक्स लिए जा रहे थे, 84 प्रकार के टैक्स लिए जा रहे थे, इस वजह से भी परेशान थे। और यहाँ पर और परेशानी का कारण ये भी था किसानों का कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो टैक्स लिए जाते थे ना, वो लाटा कूटा पद्धति से लिए जाते थे। हालांकि बहुत सारी पद्धतियाँ चल रही थी, है ना, टैक्स लेने की, लेकिन लाटा कूटा से आप ऐसे समझे कि मान लीजिए आपकी फसल खड़ी है, कोई किसान है जिन्होंने 1 बीघा सरसों बो रखी है। 1 बीघा क्या बो रखी है बताइए, सरसों बो रखी है ना। अब ठिकानेदार आएगा इसके खेत में, फसल कटने से पहले की बात है ये, भाई फसल कटने के बाद में भी कुछ लोग अनुमान लगाते थे, जो सरसों काटने के बाद जो ढेर होता था, अपना खाता बोलते हैं, उसमें खाते में भी आते भाई इतने मन सरसों हो गई, इतना टैक्स हो गया। या कई बार खड़ी फसलों का भी टैक्स लगा दिया जाता था कि मान लीजिए 1 बीघा सरसों है जिसने बो रखी है किसान ने, ठिकानेदार आता बोलता है कि भाई आपके तो ना 15 मन सरसों हो जाएगी, 15 मन सरसों हो जाएगी, इस हिसाब से हमारा टैक्स बन गया 2 मन का, लाओ हमें तो 2 मन के पैसे दे दो या 2 मन सरसों दे दो। अब चाहे किसान के 15 मन मत हो, चाहे तो 15 मन की जगह हो सकता है बेचारे के भाई ओड़ा वगैरह पड़ जाए और 8 मन ही हो, है ना, लेकिन उसको तो बताओ टैक्स कितना ही ले गया, वो तो 2 मन ही ले गया। पहले ही बता दिया कि भाई इतनी मन सरसों तेरी हो जाएगी अंदाजे से 15 मन, और इसके मेरे को इतना टैक्स हो गया। अब इससे किसान परेशान हो गए कि यार ऐसे तो, है ना, इतना तो मतलब हमारा अनाज भी नहीं हुआ, सरसों भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, फसल भी नहीं हुई, और हमारा टैक्स भी ज़्यादा जा रहा है। और दूसरे प्रकार से 84 प्रकार के टैक्स, अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के धीरे धीरे, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो मतलब इतने टैक्स यहाँ पर लग गए थे और टैक्स में वृद्धि भी कर दी थी, इस वजह से लोग परेशान हो गए थे। अगर हम बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो ये किसान आंदोलन 3 चरणों में संपन्न हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में संपन्न हुआ। 3 चरण थे। मैं तीनों चरणों की एक साथ बात कर लेता हूँ, कई बार यहाँ से सीधे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें प्रथम चरण की। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रथम चरण हुआ था, और इसमें एक चरण हुआ था द्वितीय चरण, और एक चरण हुआ था तृतीय चरण। देखिए मैं तीनों चरणों को एक साथ लिख देता हूँ। पहले तो मैं लिख देता हूँ मान लीजिए चरण, तो चरण कितने हो गए 3। फिर मैं लिख देता हूँ इनका समय, और फिर लिख देता हूँ यहाँ पर इनके नेतृत्वकर्ता। ये नेतृत्वकर्ता में विशेष रूप से ध्यान रहना चाहिए प्रत्येक चरण के। प्रथम चरण हुआ था 1897 से प्रारंभ हुआ था और 1915 तक चला था, और इनके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे साधु सीताराम। ठीक है, मुख्य रूप से पूरा नाम बताऊं तो साधु सीताराम दास, ये नेतृत्वकर्ता थे। दूसरा चरण 1916 से स्टार्ट हुआ और 1923 तक चला, जिसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था, विजय सिंह पथिक ने किया था। विजय सिंह पथिक ने किया था। सबसे लंबा किसान आंदोलन है, इसलिए हम थोड़ी सी इसकी डिटेल से बात कर रहे हैं। तृतीय जो आंदोलन चला था, तृतीय जो चरण रहा था इसका 1923 से लेकर 1941 तक रहा था। इसका जो नेतृत्व था वो जमनालाल बजाज ने किया था। जमनालाल बजाज ने किया था, क्योंकि 1923 में विजय सिंह पथिक को अरेस्ट कर लिया गया था और जेल में डाल दिया था। उसके बाद में जमनालाल बजाज जी आए थे और उन्होंने इसका नेतृत्व संभाला था। अभी हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि बिजोलिया किसान आंदोलन में 3 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण 1897 से 1915,
साधु सीताराम दास के द्वारा नेतृत्व किया गया। द्वितीय चरण 1916 से 1923 तक और नेतृत्व विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। तृतीय चरण 1923 से 1941 और नेतृत्व जमुना लाल बजाज के द्वारा किया गया। अब हम एक एक चरण को उठाते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले हम प्रथम चरण की बात करते हैं। तो बताइए, प्रथम चरण जैसा कि हमने बताया 1897 से प्रारंभ हुआ और 1915 तक चला। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर प्रारंभ हुआ कैसे, देखिए, जैसे कि हमने बताया आपको कि यहाँ पर एक ठिकाना पड़ता था बिजोलिया। बिजोलिया ठिकाने का जो ठिकानेदार था वो था कृष्ण सिंह। इस कृष्ण सिंह ने टैक्स में वृद्धि कर दी थी। अब किसान बेचारे पहले से 84 प्रकार के टैक्स दे रहे थे, बेकार प्रथा से पीड़ित थे। उसके बाद में भी इन्होंने टैक्स में क्या कर दी बताओ? वृद्धि कर दी। इस टैक्स में वृद्धि होने से ये परेशान हो गए किसान और इन्होंने इनके प्रति आंदोलन करने का ठान लिया। तब ये घटना घटी इसी बिजोलिया के पास में, इस ठिकाने के पास में एक गांव पड़ता है। इस गांव का नाम था गिरधारीपुरा। इस गिरधारीपुरा के एक किसान थे जिसका नाम था गंगाराम। इस गंगाराम के पिता की मृत्यु हो गई थी और इसके अवसर पर इन्होंने एक मृत्यु भोज का आयोजन किया था। मृत्यु भोज को हम क्या कहते हैं बताइए? मोसर कहते हैं और इसे हम स्थानीय भाषा में क्या भी कहते हैं? काज भी कहते हैं। गिरधारीपुरा के किसान गंगाराम के पिता की मृत्यु हो गई और इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने मृत्यु भोज का आयोजन किया था। इस मृत्यु भोज में काफ़ी किसान इकट्ठे हुए थे। इन्होंने कहा कि भाई है ना, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालो, ऐसे तो हम मर जाएंगे। दिन प्रतिदिन कृष्ण जी टैक्स में वृद्धि कर रहे हैं और इतने टैक्स हमसे दिए थोड़ी ना जा सकते हैं। इसलिए इन्होंने समाधान निकाला। इन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो समाधान नहीं निकलेगा। अपनी रियासत के जो राजा हैं, बताइए राजा कौन थे उस समय? फतेह सिंह। राजा कौन है बताइए? फतेह सिंह, जिसकी मैं चर्चा पहले कर चुका हूँ। बोले ऐसा करो कि फतेह सिंह जी के पास जाओ सीधे, है ना, वही इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बोले ठीक है भाई। यहाँ पर से 2 व्यक्ति नियुक्त किए गए। दोनों व्यक्तियों के नाम आपको पता होना चाहिए। एक व्यक्ति का नाम था नानजी पटेल और दूसरे व्यक्ति का नाम था ठाकरी पटेल। ठीक है, इन टैक्स की शिकायत करने के लिए नानजी पटेल और ठाकरी पटेल फतेह सिंह जी के पास पहुंच जाते हैं। फतेह सिंह जी को इन्होंने अपना जो भी विवरण था वो सारा दिया कि भाई ऐसे से हम टैक्स से पीड़ित हो चुके हैं और कृष्ण जी दिन प्रतिदिन टैक्स में वृद्धि कर रहे हैं ठिकानेदार, तो आप कैसे भी करके इन टैक्स को कम कराइए। फतेह सिंह जी ने कहा कि भी ठीक है, आपकी बात पे मैं कार्रवाई करता हूँ और इसको मैं चेक करवाता हूँ एक बार, है ना, इसकी जांच करवाता हूँ कि वास्तव में उन्होंने टैक्स में वृद्धि की है या नहीं की है। तो फतेह सिंह जी एक व्यक्ति को भेजते हैं यहाँ से। उस व्यक्ति का नाम था हामिद हुसैन। इस व्यक्ति को भी भैया आपको याद करना है क्योंकि एक बार ये व्यक्ति भी पूछ लिया गया था। हामिद हुसैन। हामिद हुसैन मेवाड़ रियासत में आया बिजोलिया, और किस लिए आया था बताइए? ये इस बात की जांच करने के लिए आया था कि वास्तव में टैक्स बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया। और जैसे ही इन्होंने देखा कि भी हाँ ये तो वास्तव में टैक्स बढ़ा रखा है, इन्होंने वापस रिपोर्ट प्रस्तुत करी। बताइए किसको? फतेह सिंह जी को, कि सर वास्तव में इन्होंने है ना टैक्स बढ़ा रखा है किसानों के ऊपर। फतेह सिंह ने ऑर्डर निकाला किसके लिए बताइए? ठिकानेदार के। देखो इसकी कंडीशन मैं आपको बताता हूँ क्या है, वापस से चेक करिए एक बार से। इनको आप बिल्कुल मिला मत देना, है ना, अलग अलग रखना। यहाँ पर है पता ये कौन? मेवाड़। मेवाड़ ये पूरा मेवाड़ में ही आता है। इस मेवाड़ के राजा बताइए कौन? फतेह सिंह। फतेह सिंह, राइट। यहाँ पर एक ठिकाना पड़ता है बिजोलिया। बिजोलिया।
ठीक है। बिजौलिया ठिकाना का ठिकानेदार बताइए कौन? कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह। अब अगर टैक्स में वृद्धि करेगा तो कौन करेगा? कृष्ण सिंह करेगा, क्योंकि राजा को तो टैक्स चाहिए कैसे भी आओ चाहे तो, है ना। ये जिम्मेवारी किसकी है? ठिकानेदार की है कि वो जनता से, वहां से किसानों से टैक्स लेगा और राजा को देगा। अब ठिकानेदार को खुद भी चाहिए कुछ ना कुछ, इसलिए वो टैक्स में क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है, और खुद अपना कमीशन काट के कृष्ण जी और किसको पहुंचा देते हैं? फतेह सिंह को पहुंचा देते हैं। लेकिन जब ये बात पता चला कि भाई फतेह सिंह को, कि है ना, टैक्स बढ़ा दिया है कृष्ण ने, तो फतेह सिंह ने ऑर्डर निकाला वापस कृष्ण सिंह के पास में कि आपने टैक्स क्यों बढ़ाया, किसानों के ऊपर बर्डन, ऐसे तो किसान बेचारे छोड़ के भग जाएंगे, है ना, छोड़ के भग जाएंगे तो खेती कौन करेगा, और खेती नहीं करेगा तो टैक्स कहाँ से आएगा। इसलिए इन्होंने फतेह सिंह जी ने कृष्ण जी को, ठिकानेदार को, एक डांट लगा दी। अब कृष्ण ने सोचा, इस ठिकानेदार ने सोचा कि यार किसी ने तो चुगली खाई है, ये बात तभी तो फतेह सिंह जी के पास, महाराणा के पास गई है। अब इन्होंने जब जांच करी तो पता लगा कि दो व्यक्ति, बताइए कौन कौन? एक का नाम था नानजी पटेल और दूसरे का नाम था कौन सा पटेल? ठाकरे पटेल। ठाकरे पटेल। इन्होंने पता लगाया कि भाई दो व्यक्ति दो थे ना, ये महाराणा के पास गए हैं। तो हुआ क्या, कृष्ण जी को गुस्सा आया और नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को क्या कर दिया बताइए? देश निकाला दे दिया, यानी कि रियासत से बाहर निकाल दिया, ठिकाने से बाहर निकाल दिया। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को क्या कर दिया? ठिकाने से बाहर निकाल दिया। और 1903 में एक टैक्स और लगा दिया, जिसे हम कहते हैं चौरी कर। चौरी कर। आपसे पूछा जाए कि चौरी कर कब लगाया? 1903 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसके द्वारा लगाया गया? तो कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया? कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंटली बात ये आती है कि भी चौरी कर क्या है ना। चौरी कर मुख्य रूप से एक विवाह कर था। चौरी कर कैसा था? एक विवाह कर था। यह एक विवाह कर था, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो किसान था, अगर वो अपनी लड़की का विवाह करना चाहता है, लड़की के विवाह पर विवाह पर 5 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। देखो, मतलब इतनी नौबत आ चुकी थी कि अगर लड़की का विवाह भी किसान करेगा ना, तो भी क्या ही देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो लोग इतने परेशान हो चुके थे किसान, इसलिए किसानों ने प्लानिंग बनाई और सभी किसानों ने मिलकर एक साथ ज़मीन को बोना बंद कर दिया, यानी कि ज़मीन में पैदावार करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। ज़मीन को क्या कर दिया? पड़त छोड़ दिया। इससे रेवेन्यू कम हो गया। अब ज़मीन बोएंगे नहीं तो एक तरीके से पैदावार नहीं होगी, पैदावार नहीं होगी तो किसानों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसलिए कृष्ण सिंह ने बाद में वापस आए, उन्होंने कहा कि भी ऐसे से हम टैक्स को कम कर देंगे, आप ज़मीन को तो बोइए कम से कम। और धीरे धीरे स्थिति थोड़ी सी काबू आई। देखते देखते 1906 आई और 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हुई और एक नया ठिकानेदार नियुक्त किया गया। उस ठिकानेदार का नाम था पृथ्वी सिंह। बताइए नया ठिकानेदार कौन? पृथ्वी सिंह। कब नियुक्त किया गया? 1906 में। जब भी नया ठिकानेदार नियुक्त किया जाता था तो उसका तलवार बांधकर स्वागत किया जाता था राजा के द्वारा। देखिए 3 कंडीशन, एक तो राजा, उसके नीचे बताइए कौन? ठिकानेदार, और उनके नीचे कौन? किसान। ठीक है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि जब भी ठिकानेदार नया नियुक्त किया जाता था तो उनका तलवार बांधकर स्वागत किया जाता था।
ठीक है, तलवार बांधकर स्वागत किया जाता था। इस तलवार बंधाई में जितने भी खर्चे आते थे, यानी कि तलवार बंधाई का जो पूरा महोत्सव होता था, इसमें जितना भी खर्चा आता था वो पूरा का पूरा खर्चा देना पड़ता था राजा को। किसके द्वारा? मतलब ठिकानेदार खुद देता था ये खर्चा। इसे हम कहते हैं तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर प्रारंभ में ठिकानेदार किसको देता था? राजा को देता था। लेकिन नए ठिकानेदार बताइए कौन आए? पृथ्वी सिंह। इस पृथ्वी सिंह ने ये जो तलवार बंधाई कर है ना, ये किसके ऊपर थोप दिया? किसानों के ऊपर थोप दिया कि भाई इस तलवार बंधाई में, है ना, ये जो उत्तराधिकार मेरे को मिला है, इसमें जितना भी खर्चा आया है ये पूरा खर्चा किसानों को देना पड़ेगा, जिसे कहा गया तलवार बंधाई कर। तो आपसे पूछा जाए कि चंवरी कर किसने लगाया, तो आप बताओगे कृष्ण सिंह ने। और कब लगाया? 1903 में। इंपॉर्टेंट। दूसरी यहाँ से इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि भाई तलवार बंधाई कर किसने लगाया? तलवार बंधाई कर कब लगाया? 1906 में लगाया। कब लगाया? 1906 में लगाया। और किसने लगाया? पृथ्वी सिंह ने लगाया। दो बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि तलवार बंधाई कर 1906 में लगा और किसने लगाया? पृथ्वी सिंह ने। चंवरी कर 1903 में लगा, चंवरी कर, और किसने लगाया? कृष्ण सिंह ने लगाया। चंवरी कर क्या होता था? लड़की के विवाह पर 5 रुपये का जो टैक्स दिया जाता था, जिसे हम विवाह कर कहते थे, इसे ही चंवरी कर कहा गया। और तलवार बंधाई कर क्या होता था? जब कोई नया ठिकानेदार या नया उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता था तो उसके स्वागत में जितना भी खर्चा लगता था उसे तलवार बंधाई के रूप में जाना जाता था। और जितना भी खर्चा था वो सभी किसानों के ऊपर टैक्स के रूप में लगा दिया गया, जिसे हम तलवार बंधाई कर कहते हैं। क्लियर? उसके बाद में 1914 आई और 1914 में एक नए ठिकानेदार नियुक्त किए गए, जिसका नाम था केसरी सिंह। देखिए, नए ठिकानेदार बताइए कौन आ गए? केसरी सिंह आ गए। ये केसरी सिंह बहुत ही कम आयु के थे, है ना, इसलिए महाराणा फतेह सिंह ने सोचा कि भाई इनका कुछ संरक्षक नियुक्त किया जाए। इसलिए इनके संरक्षक के रूप में मुख्य रूप से एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, जिसका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह राणावत, इसका संरक्षक नियुक्त किया गया था। इस अमर सिंह राणावत ने कुछ टैक्स को कम किया था, यानी कि जो भूमि का टैक्स था उसे 1/2 से घटाकर 1/3 कर दिया, है ना, घटाया है 1/2 से 1/3, यानी कि 50% जो था उसको घटाकर कितना कर दिया? लगभग 33% कर दिया था टैक्स को। लेकिन इसी समय इस केसरी सिंह ने, या कहें अमर सिंह ने, एक टैक्स लगा दिया जिसे हम कहते हैं युद्ध कर। युद्ध कर, क्योंकि आप जानते हैं 1914 से लेकर और 1914 से लेकर और 1918 तक क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इसलिए इसमें अगर कोई भी कुछ भी हमसे खर्चा हो रहा है ना, ठिकानेदार से या राजा से कुछ भी खर्चा हो रहा है, तो उसको, वो जो खर्चा है वो किसको देना पड़ेगा? जनता को देना पड़ेगा, वहाँ के किसान को देना पड़ेगा। इस कर को कहा गया युद्ध कर। तो युद्ध कर लगाने वाले कौन थे? अगर ठिकानेदार की बात करें तो केसरी सिंह, और अगर केसरी सिंह ऑप्शन में नहीं हो तो अमर सिंह राणावत, क्योंकि इसके संरक्षक के रूप में कौन ही काम कर रहे थे? अमर सिंह राणावत ही काम कर रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने एक युद्ध कर और लगा दिया। अगर बात करें तो धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते बहुत सारे टैक्स हो गए थे और जनता परेशान हो चुकी थी, है ना। यहाँ पर किसी नए, एक तरीके से कहें कि आंदोलनकारी की यहाँ पर जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर कोई विशेष रूप से आंदोलनकारी जुड़ नहीं रहे थे, इस आंदोलन में कोई भाग ही नहीं रहा था। तब एक व्यक्ति आए जिसका नाम था साधु सीताराम। साधु सीताराम मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये एक पुस्तकालय के पद पर काम कर रहे थे।
ठीक है, यानी कि पुस्तकालयाध्यक्ष थे ये, पुस्तकालय के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे बिजोलिया में। इन्होंने क्या किया, अपने पद से त्याग कर दिया, पद को त्याग कर दिया और इस किसान आंदोलन में किसानों के साथ में जुड़ गए। यही एक व्यक्ति थे जिसका नाम था हरि भाई किंकर। ये साधु सीताराम थे ना, ये हरि भाई किंकर की इन्होंने एक सभा चला रखी जिसका नाम था विद्या प्रचारिणी सभा, आपने नाम सुना होगा, है ना। इस विद्या प्रचारिणी सभा के भी सदस्य थे कौन, साधु सीताराम। इसलिए इन्होंने हरि भाई किंकर को भी साथ में मिला लिया था। मैं कहूँ यहीं से कि साधु सीताराम विद्या प्रचारिणी सभा के सदस्य थे। और विद्या प्रचारिणी सभा का संचालन किसने किया, संचालन कौन कर रहा था, संचालन कर रहा था हरि भाई किंकर। अब किसानों को एक थोड़ा सा साहस मिल चुका था, क्योंकि जो पुस्तकालय अध्यक्ष थे साधु सीताराम एक बड़े लीडर के रूप में इस आंदोलन में पार्टिसिपेट हो गए थे, इस आंदोलन में भाग ले लिया था इन्होंने। इसी विद्या प्रचारिणी सभा की एक बैठक हुई थी, और मतलब ये बैठक हुई थी चित्तौड़ में। इस बैठक में इनकी जो भेंट है वो एक व्यक्ति से हो गई थी जिसका नाम था विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, ये विजय सिंह पथिक बहुत ही भयंकर और ख़तरनाक व्यक्ति था, है ना। ये जहाँ पे भी कांड करता था वहाँ से निकल लेता था और अगली जगह अपना नाम चेंज कर लेता था, वेशभूषा चेंज कर लेता था। विजय सिंह पथिक, आपने सुना होगा विजय सिंह पथिक के बारे में कि इनका मूल नाम क्या है, भूप सिंह गुर्जर है। अभी हम बात करेंगे द्वितीय चरण में, ठीक है। तो मुख्य रूप से 1916 में इन्होंने एक तरीके से विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था, और 1916 से ही इसका द्वितीय चरण प्रारंभ होता है। तो प्रथम चरण के रूप में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि प्रथम चरण के मुख्य रूप से नेतृत्वकर्ता कौन थे, साधु सीताराम थे, ठीक है। उसके बाद में साधु सीताराम हरिभाई किंकर से मिले थे, क्योंकि ये इनकी विद्या प्रचारिणी सभा में सदस्य थे, और इसी की एक बैठक थी चित्तौड़ में। विद्या प्रचारिणी सभा की बैठक हुई थी चित्तौड़ में, और इसी बैठक में ये एक व्यक्ति से मिले थे जिसका नाम था विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक से जैसे ही मिले थे इन्होंने, विजय सिंह पथिक ने कहा कि भाई कैसे काम कर रहे हो। बोला हम तो यार ऐसे काम कर रहे हैं। बोला ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। तो बोले कि भाई मेरी ट्रिक से काम करो, मैं आपको बताता हूँ कैसे आंदोलन को गति देनी है। ऐसे तो आंदोलन करते रहो और ठिकानेदार टैक्स वसूलते रहेगा, टैक्स में वृद्धि करता रहेगा, टैक्स लगाता रहेगा, कुछ होने जाना नहीं है। आप इसका एक व्यापक रूप से आंदोलन करिए, इसको, है ना, जगह जगह पर ऐड करिए, विशेष रूप से लोगों को बताइए। ये पूरी ट्रिक किसने दी थी, विजय सिंह पथिक ने। और विजय सिंह पथिक के बारे में अभी हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे, देखिए तब आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण इस आंदोलन का बताइए कब से कब तक हुआ था। 1916 से लेकर 1923 तक हुआ था, और नेतृत्वकर्ता कौन आ गए, विजय सिंह पथिक आ गए हैं, ठीक है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिया था। विजय सिंह पथिक के बारे में हम बात करें, हम यहाँ लिख सकते हैं नेतृत्वकर्ता, और नेतृत्वकर्ता के सामने क्या लिखेंगे, विजय सिंह पथिक। मैं वापस लिख देता हूँ एक बार इनको मिटा के। द्वितीय चरण हुआ 1916 से लेकर 1923 तक, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। इस विजय सिंह पथिक की हम नॉर्मल बात करें तो विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम था, मूल नाम वो क्या था, भूप सिंह था। ये आपको मूल नाम विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। विजय सिंह पथिक यूपी के थे भाई, है ना। यूपी में एक स्थान पड़ता है बुलंदशहर, इस बुलंदशहर के थे ये, ठीक है। मूल नाम क्या था इसका, भूप सिंह था। इन्होंने अपना नाम क्या चेंज करके कर लिया था, नाम चेंज करके विजय सिंह पथिक कर लिया था। हालांकि आपको ध्यान होगा
कि एक व्यक्ति थे जिसका नाम था ठाकुर गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह, इन दोनों को मतलब बंदी बना लिया गया था टोडगढ़ जेल में। टोडगढ़ जेल पड़ती है अजमेर में, और वहाँ से इस टोडगढ़ जेल में से विजय सिंह पथिक मतलब भूप सिंह फरार हो गए थे। और फरार होने के बाद भी उन्होंने सोचा कि कभी इस नाम से आपको पहचान न ले, इसलिए उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था और नाम भूप सिंह से विजय सिंह पथिक रख लिया था। तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम अगर हम बात करें तो पहले नाम क्या था इसका, भूप सिंह था, ठीक है ना। बाद में साधु सीताराम के द्वारा आग्रह किया गया और इसी आग्रह के आधार पर विजय सिंह पथिक इस आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं, इस आंदोलन में भाग ले लेते हैं। ये विजय सिंह पथिक एक व्यक्ति से मिले जिसका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी, क्योंकि ये आप मतलब विजय सिंह पथिक इस बात को जानते थे कि जब तक इसका अच्छे से ऐड नहीं किया जाएगा, जब तक इस आंदोलन का प्रचार नहीं किया जाएगा, लोगों को पता नहीं चलेगा, तब तक लोग इस आंदोलन से नहीं जुड़ेंगे। इसलिए एक व्यक्ति से मिले थे जिसका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। इस गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था प्रताप समाचार पत्र। बताइए, प्रताप समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा निकाला गया। इस समाचार पत्र में डेली इसकी खबरें आती थी इस आंदोलन के संबंधित। बिजोलिया किसान आंदोलन में आज ये हुआ, कल ये हुआ, है ना, आज ये चर्चा हुई, आज ये हो गया, आज वो हो गया। डेली के डेली न्यूज़ आने लग गई थी समाचार पत्र कौन से में? प्रताप समाचार पत्र में। अतः आपसे कहा जाए कि वह कौन सा समाचार पत्र है जिसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान प्राप्त हुई? तो कौन सा बताना है आपको? प्रताप समाचार पत्र बताना है। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। तो मैं इस बात को एक बार लिख देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रताप समाचार पत्र के द्वारा या इसके माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान प्राप्त हुई। ठीक है, इसी के बाद आप लिखेंगे प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद में हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। 1917 में विजय सिंह पथिक के द्वारा एक पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी जिसे हम कहते हैं ऊपर माल पंच बोर्ड। आपसे अगर पूछा जाए सीधा सीधा प्रश्न कि ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो हम बताएंगे विजय सिंह पथिक के द्वारा। और कब की गई? 1917 में की गई, राइट। इस ऊपर माल पंच बोर्ड के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, अध्यक्ष कहें या सरपंच कहें, वो कौन बनाए गए थे? मन्ना लाल पटेल बनाए गए थे। मन्ना लाल पटेल बनाए गए थे, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से अगर सदस्यों की बात करें तो इसमें कुल 13 सदस्य थे। सदस्य ध्यान रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको अध्यक्ष विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार पूछा गया था कि ऊपर माल पंच बोर्ड के अध्यक्ष या सरपंच कौन थे? मन्ना लाल पटेल। और ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसने करी? तो स्थापना किसने करी? विजय सिंह पथिक ने करी। और कब करी? 1917 में की, ठीक है। यानी कि एक तरीके से किसानों का एक पंचायत यहाँ पर बना दी गई। अगर आपसे ये भी पूछा गया कि या सबसे पहले किसानों की पंचायतों का गठन किस आंदोलन में किया गया, तो वो भी हम बताएंगे बिजोलिया किसान आंदोलन। इसको मैं एक बार लिख देता हूँ कि राजस्थान में
ऐसा भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। राजस्थान में सर्वप्रथम किसान पंचायतों का गठन किस आंदोलन में किया गया? तो बिजोलिया किसान आंदोलन में। बिजोलिया किसान आंदोलन में किया गया। ठीक है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने करी? विजय सिंह पथिक ने। ठीक है। और अध्यक्ष किसे बनाया बताइए? मन्नालाल पटेल को बनाया गया। इसके बाद में कुछ समाचार पत्र भी आपको ध्यान रहने चाहिए, जिनकी मैं बात कर लेता हूं। एक समाचार पत्र था जिसका नाम था राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी समाचार पत्र। बिजोलिया किसान आंदोलन से ना जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो या तो इनके नेतृत्वकर्ता से पूछा जाता है या समाचार पत्रों से पूछा जाता है। तो समाचार पत्र और ऊपरमाल पंच बोर्ड को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला गया था वर्धा से, वर्धा महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। ठीक है। वैसे ये कब निकाला गया था? 1920 में निकाला गया था। और किसके द्वारा निकाला गया था? तो ये निकाला गया था राजस्थान सेवा संघ द्वारा। ठीक है। राजस्थान केसरी समाचार पत्र कहाँ से निकाला गया? वर्धा महाराष्ट्र से। कब निकाला गया? 1920 में। किसके द्वारा निकाला गया? राजस्थान सेवा संघ के द्वारा निकाला गया। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी समाचार पत्र निकाले गए थे। बाल गंगाधर तिलक, इसके द्वारा 2 समाचार पत्र निकाले गए थे। एक समाचार पत्र का नाम था मराठा समाचार पत्र। ठीक है। मराठा समाचार पत्र मराठे में नहीं था, अंग्रेजी में था, इसे ध्यान रखें। कौन सी भाषा में था ये? अंग्रेजी भाषा में था। और दूसरा समाचार पत्र था इनका केसरी समाचार पत्र। ये कौन सी लैंग्वेज में था बताइए? मराठी में। आपसे पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा तो ये इम्पोर्टेंट है कि मराठा समाचार पत्र कौन सी भाषा में प्रकाशित किया गया? मराठी में नहीं किया गया। कौन से में किया गया? अंग्रेजी में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। ठीक है। हालांकि बाल गंगाधर तिलक ने फतेह सिंह जी के लिए भी एक लेटर लिखा था, लेकिन उसका कोई ज़्यादा प्रभाव इस पर पड़ा नहीं। 2 व्यक्तियों के नाम आपको और ध्यान रखने हैं। एक तो था झंडा गीत और एक था पंछीड़ा गीत। पंछीड़ा गीत गाया था माणिक्यलाल वर्मा ने। देखिए, पंछीड़ा गीत, पंछीड़ा गीत तो किसने गाया था? माणिक्यलाल वर्मा ने गाया था। यानी कि माणिक्यलाल वर्मा भी इसमें साथ दे रहे थे। कौन सा गीत गाया? पंछीड़ा गीत। और एक था झंडा गीत। झंडा गीत किसने गाया? विजय सिंह पथिक ने गाया। ठीक है। दोनों आपको ये ध्यान रखनी है। अगर हम थोड़ा सा बात करें माणिक्यलाल वर्मा की, तो माणिक्यलाल वर्मा एक तरीके से बिजोलिया में ही अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे थे। इन्होंने अध्यापक के पद से त्याग पत्र दे दिया और विजय सिंह पथिक के आग्रह पर बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए थे। ठीक है।
इस विजय सिंह पथिक के द्वारा इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया और इसी प्रचार प्रसार के दौरान इन्होंने एक समाचार पत्र और भी निकाला था विजय सिंह पथिक ने। इस समाचार पत्र का नाम था उपरमाल डंका। इस समाचार पत्र का नाम था उपरमाल डंका समाचार पत्र। आपसे कहा गया उपरमाल डंका समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया? विजय सिंह पथिक के द्वारा। झंडा गीत किसके द्वारा गाया गया? विजय सिंह पथिक के द्वारा। आप अगर नोट्स में लिखना चाहते तो सीधा लिख लीजिए, इस आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक द्वारा झंडा गीत गाया गया एवं माणिक्यलाल वर्मा द्वारा पंछीड़ा गीत गाया गया। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, उपरमाल डंका समाचार पत्र का संपादन विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। ये सभी जो आपको दिख रहे हैं समाचार पत्र, देखिए अभी मैंने कहा कि जब दूसरा चरण स्टार्ट हुआ तो दूसरे चरण का जो नेतृत्व वो किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने कहा। विजय सिंह पथिक ने ऐसे कहा कि भी है ना, ऐसे जो आप काम कर रहे हो इसमें ऐसे काम चलने वाला नहीं है, कम से कम इस आंदोलन का लोगों को पता तो चले, तभी तो लोग इसमें भाग लेंगे। इसलिए विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो समाचार पत्र हैं उनसे कांटेक्ट किया और खुद ने भी समाचार पत्र लिखे और लोगों के संगठन बनाए, है ना। तो इसकी हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, इन्होंने एक समाचार पत्र से कांटेक्ट किया था, प्रताप समाचार पत्र। प्रताप समाचार पत्र का जो संपादक थे वो कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा कि भाई ठीक है, हम आपकी न्यूज़ जो है प्रकाशित कर देंगे और इन्होंने दिन प्रतिदिन डेली के डेली इसकी न्यूज़ छापना प्रारंभ कर दिया, जिससे ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। अर्थात इस आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाला समाचार पत्र कौन सा था? प्रताप समाचार पत्र। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो हम बताएंगे गणेश शंकर विद्यार्थी थे। विजय सिंह पथिक ने उसके बाद में एक पंच बोर्ड का गठन किया जिसका नाम था उपरमाल पंच बोर्ड। इसमें कुल 13 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष मन्नालाल पटेल को बनाया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले किसान पंचायतों का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ? बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान हुआ। इसके अलावा राजस्थान केसरी समाचार पत्र अलग है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र अलग है। राजस्थान केसरी समाचार पत्र वर्धा महाराष्ट्र से निकाला गया 1920 में और किसके द्वारा? राजस्थान सेवा संघ के द्वारा निकाला गया। इसमें भी दिल्ली की डेली न्यूज आती थी इस किसान आंदोलन की। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी 2 समाचार पत्र निकाले गए, एक मराठा समाचार पत्र, एक केसरी समाचार पत्र। ठीक है, मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में था और केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा में था। इसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा और विजय सिंह पथिक के द्वारा इस आंदोलन को और तीव्र गति या प्रचार प्रसार करने के लिए गीत भी गाए गए। पंछीड़ा गीत किसके द्वारा गाया गया? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। और झंडा गीत किसके द्वारा गाया गया? विजय सिंह पथिक के द्वारा। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि उपरमाल डंका समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा प्रकाशित किया गया। अब इतना प्रचार प्रसार इन्होंने कर दिया विजय सिंह पथिक ने, डेली की डेली न्यूज़ आने लगी, भाई बिजोलिया किसान आंदोलन में आज ये हुआ, ये किसानों ने यहाँ धरना दिया, ये किया वो किया। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी और प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से केवल बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। ये बात पहुंची मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी के पास में। फतेह जी ने सोचा कि यार इसका कोई ना कोई तो उपचार करना ही पड़ेगा, इसलिए महाराणा फतेह सिंह ने 1919 में इसकी जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया। उस आयोग का नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। – 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किसने किया? महाराणा फतेह सिंह द्वारा किया गया। महाराणा फतेह सिंह द्वारा किया गया।
ठीक है। इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग में मुख्य रूप से 3 सदस्य थे। अगर ये सदस्य आपको याद रह जाएं तो अच्छी बात है, नहीं रहें तो भी अच्छी बात है। एक व्यक्ति तो खुद थे जिसका नाम था बिंदुलाल, पूरा नाम कहे तो बिंदुलाल भट्टाचार्य। दूसरे व्यक्ति था अमर सिंह, और एक व्यक्ति थे जिसका नाम था अफजल अली। इन तीनों की अध्यक्षता में मुख्य रूप से अध्यक्ष बिंदुलाल भट्टाचार्य थे, और इसी वजह से इस आयोग को कहा गया बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919। इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत करी किसानों के पक्ष में, है ना, कि भाई वास्तव में, है ना, किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए गए हैं, तो इसको कम से कम किया जाए, लेकिन इसकी पालना नहीं हो पाई। उसके बाद में 1920 में एक आयोग और बनाया गया। 1920 में इस आंदोलन की जांच हेतु इस आंदोलन की जांच हेतु दूसरा आयोग बनाया गया। इस दूसरे आयोग की अगर हम बात करें तो इस आयोग में भी कितने सदस्य थे बताइए? 3 सदस्य थे। इस आयोग में भी 3 सदस्य थे। इन तीनों के मैं नाम लिख देता हूँ, याद रह जाए तो अच्छी बात है। एक व्यक्ति का नाम है रमाकांत व्यास, दूसरे व्यक्ति का नाम है ठाकुर राज सिंह, और तीसरे व्यक्ति का नाम था मेहता तख्त सिंह। ठीक है। इन तीनों की सदस्यता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत करी। मुख्य रूप से माणिकलाल वर्मा के नेतृत्व में भी किसानों ने एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया था, और ये मंडल राजा के पास पहुंचा था और उन्होंने भी राजा से भेंट करी थी, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला था। तभी 1922 में एक एजीजे आए थे जिसका नाम था होलैंड। इस एजीजे ने कहा था कि भी जो आपके 84 कर है ना, इस 84 में से 35 कर समाप्त कर दिए जाएंगे, ऐसी घोषणा करी थी। किसने बताइए? एजीजे होलैंड के द्वारा। कब की गई? 1922 में की गई थी। बाद में क्या हुआ? 1923 में विजय सिंह पथिक को बंदी बना लिया था और बंदी बना के जेल में डाल दिया था। 1927 तक विजय सिंह पथिक जेल में रहे थे। तभी इसका जो नेतृत्व था वो जमनालाल बजाज ने किया था, और इसी से स्टार्ट होता है हमारा तीसरा चरण, जिसे हम कहते हैं तृतीय चरण। तृतीय चरण कब से कब तक बताइए? 1923 से लेकर 1941 तक चला, जिसका नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किया जमनालाल बजाज ने। ठीक है। जमनालाल ने अपना जो प्रतिनिधि था वो एक व्यक्ति को चुना था जिसका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, इसको नियुक्त कर दिया था। हालांकि इस आंदोलन की जांच के लिए गांधी जी ने अपने सचिव महादेव देसाई को भी भेजा था महाराणा के पास में, लेकिन उसका कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ा नहीं। इसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो माणिकलाल वर्मा, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट्स विस्किंस, है ना, मतलब विल्किन नाम था उनका, और मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे टी राघवाचार्य, इन सभी ने मिलजुल के बात करी कि भाई देखो वास्तव में बहुत ज़्यादा टैक्स है, कम से कम पूरे टैक्स अगर आप नहीं भी माफ़ कर सकते तो जो होलैंड ने बात करी अभी कुछ दिन पहले 1922 में,
AJ होलैंड ने जो कही है कि भाई 84 कर में से 35 कर माफ़ कर दिए जाएंगे, कम से कम वो तो माफ़ कर दिए जाएं। और इस प्रकार से इन सभी का क्या होकर दिया गया, समझौता हो गया, और समझौता होने से ये आंदोलन समाप्त हो गया 1941 में। इस प्रकार से ये पूरा आंदोलन चला। मुख्य रूप से 2-3 बातें और ध्यान रखनी है इसमें, मुख्य रूप से 2-3 बातें और ध्यान रखनी है। एक व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था तुलसी भील। इस तुलसी भील का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा था। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने डेली टारगेट के साथ में चलता था और पैदल चलता था, और पैदल यात्रा करके इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, एक तरीके से कहें, यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान किया, तो इस व्यक्ति का भी नाम आपको ध्यान देना चाहिए। उस व्यक्ति का नाम क्या था, तुलसी भील, है ना। एकमात्र व्यक्ति ऐसा जिन्होंने पैदल चलकर सूचनाओं का आदान प्रदान किया या बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में अपनी भूमिका निभाई, तुलसी भील, इसका नाम भी याद रखना चाहिए। और कुछ महिलाओं का योगदान भी था जो किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी। उन महिलाओं के नाम भी आपको याद रहना चाहिए। मुख्य रूप से एक का नाम था रमा देवी, एक का नाम था अंजना देवी, इसके अलावा नारायणी देवी, इसके अलावा जानकी देवी, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो इसकी लंबी बहुत काफ़ी कहानी है, अब चूँकि टाइम हो चुका है इसलिए मैंने इसको संक्षिप्त कर दिया है। अगर आप इतना भी ध्यान रख के चल जाते हैं तो बिजोलिया से आने वाला आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं इसको एक बार से रिवाइज कर देता हूँ। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक 44 वर्षों तक चला। अतः हम कह सकते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक समय तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का प्रथम ऐसा आंदोलन था जो अहिंसक आंदोलन था, अर्थात इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई। और यहाँ पर जो आंदोलन किया गया था वो धाकड़ जाति के किसानों द्वारा किया गया था। बिजोलिया तत्कालीन मेवाड़ रियासत में पड़ता था। इस समय मेवाड़ के तत्कालीन राजा या महाराणा फतेह सिंह थे। तत्कालीन बिजोलिया के ठिकानेदार कृष्ण सिंह थे। बिजोलिया ए श्रेणी का ठिकाना था और बिजोलिया पड़ता था भीलवाड़ा में। यहाँ पर मुख्य रूप से 84 प्रकार के टैक्स लगाए गए थे। यह जो बिजोलिया किसान आंदोलन है 3 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण सभी आपको याद होने चाहिए और इनके नेतृत्वकर्ता विशेष रूप से ध्यान रखने चाहिए। प्रथम चरण के साधु सीताराम, दूसरे चरण के 1916 में विजय सिंह पथिक शामिल हो गए थे और 1923 में जमनालाल बजाज। प्रथम चरण में मुख्य रूप से हमने बात करी गिरधारीपुरा के गंगाराम की, और मृत्यु भोज के समय में नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को फतेह सिंह जी के पास भेजा था। फतेह सिंह जी ने हामिद हुसैन को जांच करने के लिए भेजा और इसमें पाया कि यहाँ पर वास्तविकता में टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। इसलिए फतेह सिंह जी ने ऑर्डर निकाल दिया कृष्ण सिंह को कि भी आप टैक्स में वृद्धि ना करें। कृष्ण सिंह जी को जब ये बात पता चले कि ये बात महाराणा के पास में नानजी पटेल और ठाकरे पटेल ने पहुँचाई है, तो कृष्ण सिंह ने इन दोनों को देश निकाला दे दिया, अर्थात ठिकाने से बाहर निकाल दिया। और 1903 में कृष्ण सिंह के द्वारा एक चंवरी कर लगा दिया गया जिसका नाम था विवाह कर, या लड़की के विवाह पर 5 रुपये का टैक्स किसानों को देना पड़ता था। 1906 में एक नया ठिकानेदार आया पृथ्वी सिंह, और इसी के आगमन पर एक टैक्स में वृद्धि और हुई जिसे हम कहते हैं तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर 1906 में लगाया गया पृथ्वी सिंह के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में 1914 में आए केसरी सिंह, और केसरी सिंह का संरक्षक अमर सिंह राणावत। अमर सिंह राणावत ने कुछ टैक्स जरूर कम किए, लेकिन उन्होंने एक टैक्स और लगा दिया, युद्ध कर। ठीक है, बाद में इस आंदोलन में शामिल हुए साधु सीताराम, जो कि पुस्तकालय अध्यक्ष पर काम कर रहे थे। उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और साधु सीताराम ने इसका नेतृत्व किया। अब किसानों को एक अच्छा लीडर मिल चुका था, साधु सीताराम।
साधु सीताराम विद्या प्रचारिणी सभा के सदस्य भी थे। इस विद्या प्रचारिणी सभा का संचालन हरि भाई किंकर कर रहे थे, इसलिए साधु सीताराम ने हरि भाई किंकर को भी इस आंदोलन का सहयोगी बना लिया था। तभी इस विद्या प्रचारिणी सभा की चित्तौड़ बैठक में एक व्यक्ति से मिले जिसका नाम था विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक भी साधु सीताराम दास के आग्रह पर इस आंदोलन में पार्टिसिपेट हो जाते हैं और यहीं से स्टार्ट होता है द्वितीय चरण। इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया, जो कि यूपी बुलंदशहर के निवासी थे। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। मूल नाम प्रारंभ में इसका भूप सिंह था, जो कि टोडगढ़ जेल से फरार होने के बाद में अपना नेम चेंज कर लिया था, विजय सिंह पथिक कर लिया था। ये एक व्यक्ति से मिले जिसका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी, और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप समाचार पत्र निकाला था, और इस प्रताप समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन को लेकर डेली की डेली चर्चाएं होती थी, डेली इसमें निकाला जाता था पत्र। और ये ऐसा समाचार पत्र था जिन्होंने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। 1917 में विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया, जिसके सरपंच या अध्यक्ष मन्ना लाल को बनाया गया। ठीक है, इसके बाद में मुख्य रूप से हम बात करें, राजस्थान में सबसे पहले किसान पंचायतों का गठन भी बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान ही किया गया। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का जो है वो संपादन महाराष्ट्र से किया गया था, वर्धा महाराष्ट्र से। बहुत बार पूछा गया है ये किसके द्वारा किया गया था, राजस्थान सेवा संघ के द्वारा गया था। केसरी समाचार पत्र अलग है, विशेष रूप से ध्यान रखें, और राजस्थान केसरी समाचार पत्र अलग है। राजस्थान केसरी समाचार पत्र राजस्थान सेवा संघ के द्वारा निकाला गया था, जबकि केसरी समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाला गया था। मराठा समाचार पत्र भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाला गया था, जो कि अंग्रेजी भाषा में, मराठी में नहीं है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। दो गीत बहुत फेमस है। पंछीड़ा गीत इस आंदोलन का प्रचार करने के लिए माणिकलाल वर्मा के द्वारा गाया गया था, और झंडा गीत विजय सिंह पथिक के द्वारा गाया गया था। ऊपरमाल पंच बोर्ड या ऊपरमाल डंका समाचार पत्र का गठन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। अब जब ये बात महाराणा को पता चली तो उन्होंने बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया और इस मामले की जांच करवाई, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उसके बाद में 1920 में उन्होंने एक आयोग की गठन और किया और फिर से जांच करवाई, इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तभी 1922 में एजीजे हॉलैंड के द्वारा एक घोषणा की गई कि भाई 84 में से 35 जो कर हैं वो कम कर दिए जाएंगे, और इसी को लेकर तीसरे चरण में भी बात चली। तीसरे चरण का नेतृत्व जमनालाल बजाज ने किया और अपने प्रतिनिधि के रूप में हरिभाऊ उपाध्याय को बनाया। ठीक है, विशेष रूप से यहाँ पर कुछ चर्चाएं हुई थी, इनकी भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। माणिकलाल वर्मा, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन और मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य, इन सभी के प्रयासों से 1941 में एजीजे हॉलैंड की घोषणा का अनुपालन करवाया गया, और इसी के साथ में 84 में से 35 कर समाप्त कर दिए, और इसी के साथ में ये आंदोलन समाप्त हो गया। मुख्य रूप से यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें ये भी हैं कि एक व्यक्ति जिसका नाम था तुलसी भील, इन्होंने भी इस आंदोलन के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका निभाई थी, और कुछ महिलाएं थी जिनका योगदान भी इसमें रहा था। रमा देवी, अंजना देवी, नारायण देवी और जानकी देवी। आपसे पूछा जाए कि जानकी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो हम बताएंगे बिजोलिया किसान आंदोलन से। ठीक है भाई, इसके साथ में आपका जो किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, वो ख़त्म हो गया। कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे बेंगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, नीमू चढ़ा हत्याकांड, दुनिया भर की बातें आगे हम करते ही रहेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू।